नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की नई सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग क्लास 9 से 12 तक के कंप्लीट जो भी चैप्टर हैं उनको कंप्लीट पीजीटी लेवल से डिस्कस कर रहे हैं। और जो ये टॉपिक हैं, भले ही इसका नाम बदला है, लेकिन ये हम लोगों के टीजीटी पीजीटी का भाग है। जो जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, मतलब भारत में खाद्य सुरक्षा। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का और इंडियन इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे गरीबी भी एक पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का। तो आप लोग ये मत सोचिए कि नहीं, ये बस बेसिक क्लियर हुआ जी। नहीं, मैं ऐसे प्रश्नों को तैयार की हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और टीजीटी पीजीटी जैसी एनवीएस केवीएस जहाँ भी इकोनॉमिक्स पूछा जाता है वहाँ ये काम करे। ओके, आप लोग डाउट में मत रहिएगा, आप लोगों का सिलेबस कवर हो रहा है। और कहिए तो मैं आप लोगों का सिलेबस को डिस्कस कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, या तो आप लोग अपने से देख लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस का मतलब एक वीडियो उपलब्ध करा दूं, या आप लोग अपने से देख लेंगे। चेक करिएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स जो है, मतलब टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, बिहार टीचर, बीपीएससी टीआरई 4 हो, या अन्य कोई भी जैसे स्टेट एमपी टेट, जहाँ भी टीचर वैकेंसी में मतलब आती है वहाँ पे इकोनॉमिक्स पूछा जाता है सब्जेक्ट के रूप में। तो वहाँ इंडियन इकोनॉमिक्स तो निश्चित ही पूछी जाती है। और इंडियन इकोनॉमिक्स का ये जो भारत में खाद्य सुरक्षा है, या गरीबी है, या कोई और भी कंसेप्ट है, सब मतलब सिलेबस से रिलेटेड है। आप ये ना डाउट रखिएगा कि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो रहा है। मैं यहाँ से बेसिक टू एडवांस लेवल के प्रश्नों को इंक्लूड कर रही हूँ। ओके, आप लोग बोल रहे थे कि नहीं एक नई सीरीज शुरू कर दीजिए, तो जी देखेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लें। यदि दो सीरीज चालू कर ली, यदि टाइम का अभाव हुआ तो हमें नहीं कंप्लीट हो पाएगा। मैं समय देख करके, यदि आप लोगों का डिमांड है तो मैं आप लोगों को सीरीज चालू कर दूंगी, लेकिन आप लोग पहले इस पे अच्छा खासा मतलब प्यार दिखाइए, तभी तो मैं कुछ रिस्पांस निकलेगा, तभी तो मैं आगे बढ़ाऊंगी। हाँ कहिए तो मैं संडे के दिन मैराथन जो पढ़ा रही हूँ एक सप्ताह, उसका एक मैराथन एमसीक्यू के रूप में शॉर्ट फॉर्म में उपलब्ध करा दूंगी। ओके, और आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे जैसे शेयर करके अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में इसको डालिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मैं मेहनत करती हूँ, मतलब कोई भी मेहनत करता है तो उसके अनुसार थोड़ा रिस्पांस मिलता है, तो मनोबल ऊपर उठता है। ओके, आप लोग ये भ्रम में मत रहिए कि मैं एनसीईआरटी कवर करवा रही हूँ। जी नहीं, एनसीईआरटी तो कवर हो ही रहा है। एनसीईआरटी के माध्यम से आप लोगों का सिलेबस कवर हो रहा है। आप लोग चेक करिएगा, क्या गरीबी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है? भारत में खाद्य सुरक्षा आपकी गरीबी में नहीं है? और पहला चैप्टर जो था वो भी आप लोगों के चैप्टर में है, किसी न किसी रूप में है, नाम बदला है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ओके, तो आप लोग डाउट में मत रहिए, आप लोग ध्यान से पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, मैं दोबारा समझाऊंगी। ओके, टॉपिक है भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये टीजीटी पीजीटी जीआईसी जो भी टीचिंग एग्जाम है, जहाँ भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, उसके लिए यह एक रामबाण सीरीज है। आप लोग जुड़िए और अपना प्यार दिखाइए, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए, आज का ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षा की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है केवल फसल में मौसम में भोजन की उपलब्धता। ऑप्शन बी है सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, पहुंच एवं वहनीयता। एवं ऑप्शन सी है केवल गेहूं का उत्पादन। ऑप्शन सी है अन्य देशों में खाद्यान्न का आयात। बताइए प्रश्न कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न एक का उत्तर कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा की जब सबसे उपयुक्त परिभाषा जो है वो है, देखिए जहाँ पे केवल लगेगा ना, तो वो संभावना बनेगा कि वो ऑप्शन थोड़ा डाउट में रहेगा। कोशिश बेहतर की करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ भी केवल हो गया, यहाँ अन्य देशों से खाद्यान्नों का, जी ये नहीं है। देखिए यहाँ पे है सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता एवं पहुँच एवं वहनीयता ही खाद्य सुरक्षा है। यदि हमारे देश में अनाज पर्याप्त है, लेकिन सभी लोगों को यदि टाइम से भोजन नहीं मिलता है, भोजन भी वो भी सुरक्षित और पौष्टिक नहीं है, तो वो खाद्य सुरक्षा नहीं माना जाएगा। ओके, तो सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता एवं पहुँच एवं वहनीयता फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा की उपयुक्त परिभाषा है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए इसे और स्पष्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल भोजन उत्पादन नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, 3 पिलर्स हैं। कौन कौन है? अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, यानी पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो। इसके साथ साथ एसेबिलिटी यानी पहुँच, यानी सभी लोगों के पास भोजन तक पहुँच हो। मतलब तीसरा स्तंभ है एफोर्डेबिलिटी यानी वहनीयता, सभी लोगों को खरीदने की सक्षमता हो। क्या क्या ये प्रश्न बन चुका है कि खाद्य सुरक्षा के कौन प्रमुख स्तंभ हैं? तो उपलब्धता, पहुँच, वहनीयता।
यानी पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो, साथ साथ सभी लोगों को भोजन तक पहुँच हो, सभी लोगों की भोजन तक पहुँच हो और उसके साथ साथ लोग भोजन खरीदने में सक्षम हो। ओके, हमको आशा है कि ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर दूसरे पे आते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा की खरीद एवं बफर स्टॉक बनाए रखने हेतु मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का, ऑप्शन डी है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। कौन सा सही होगा? भारत में खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्यान्नों की खरीद एवं बफर स्टॉक बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? क्या आरबीआई की है? तो जी नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं है जी नहीं। सेबी की है जी नहीं। सेबी का काम पूंजी बाजार को नियमन करना है, निर्वाचन आयोग का निर्वाचन करवाना है, आरबीआई का अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करना है, और ये भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम यानी भारतीय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम भारत में खाद्य खरीद एवं बफर स्टॉक बनाए रखने की इसी की प्रमुख जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, आइए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और इसका मुख्य काम क्या है? जो एफसीआई का मुख्य कार्य क्या क्या है? किसानों को एमएसपी पे खरीद मतलब एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। और मतलब जैसे धान का उसकी बुआई से पहले इसकी एमएसपी जारी करती है, गेहूं का गेहूं की बुआई के समय, खरीफ की बुआई के समय मतलब एमएसपी जारी किया जाता है, ताकि ये एमएसपी किसानों के हित में रख करके किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है। बफर स्टॉक का रख रखाव एफसीआई का क्या क्या कार्य है? किसानों को एमएसपी पर खरीद, किसानों से जो अनाज होता है एमएसपी पर खरीदता है, बफर स्टॉक का रख रखाव करता है, राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है और पीडीएस के माध्यम से वितरण करता है। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आ गया। देखिए, एमएसपी मुख्यतः किस उद्देश्य से घोषित किया जाता है? उपभोक्ताओं के लिए खरीद कीमत बढ़ाना, ऑप्शन बी है किसानों को औने पौने दाम व पर बिक्री से बचना और उचित मूल्य सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है खाद्यान्न आयात को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है कृषि कर बढ़ाना। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों घोषित किया जाता है? तो जो एमएसपी होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, ये किसानों को मतलब उनको उचित सुनिश्चित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले किसानों को औने पौने दामों पर बिक्री से इन लोगों को हानि का भी लाभ हो जाता था। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए किसानों को औने पौने दाम पर बिक्री से बचना और उचित मूल्य सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि किसानों को हित हो सके। अगला मतलब इसे और स्पष्ट करते हैं। एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की घोषणा करती है, और इसका उद्देश्य है किसानों की आय सुनिश्चित करना, उत्पादन को प्रोत्साहन देना और बाजार मूल्य गिरने पर किसानों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा निश्चित करने में सहायता करता है और उसका कारण है वह सूखा, बाढ़, अन्य आपात स्थितियों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सहायता करता है। ऑप्शन दिया है बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए ट्रू है पर आर फॉल्स है, ए फॉल्स है आर ट्रू है। कौन सा सही होगा? कथन और कारण को देखिए, ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है, तो जी बिल्कुल करता है। और यह जब देश में सूखा, बाढ़, अन्य आपातकाल स्थिति होती है तो खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सहायता करता है, तो जी दोनों सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही होगा। बफर स्टॉक का अर्थ होता है सरकार द्वारा अतिरिक्त खाद्यान्न का भंडारण। इसका उपयोग होता है प्राकृतिक आपदाओं के समय में, अकाल के समय में, सूखा के समय में, बाढ़ के समय में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी? ऑप्शन ए है भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ऑप्शन बी है पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना, भूखमरी को रोकना, केवल अमीर परिवारों में विलासिता वाले खाद्यान्न पदार्थों की खपत बढ़ाना। कौन सा उत्तर सही होगा, बताइए। देखिए, खाद्य सुरक्षा उद्देश्य नहीं है यहाँ पे पूछा है ना, तो देखिए
और भोजनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना ये भी है, पौष्टिक भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करना ये भी है, भूखमरी को रोकना ये भी है। लेकिन ऑप्शन जो डी है ये उद्देश्य नहीं है। अमीर परिवारों को विलासिता वाले खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ाना, तो जी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर डी सही होगा। आइए और कुछ देख लेते हैं और कुछ जान लेते हैं, क्लियर कंसेप्ट करते हैं। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य किसी विशेष वर्ग की विलासिता बढ़ाना नहीं, बल्कि भूख समाप्त करना है, कुपोषण कम करना है, सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, यानी फूड सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? भूख समाप्त करना है, कुपोषण कम करना है, सभी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। ये रहा पहला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है अन्य देशों में खाद्यान्न निर्यात करना, ऑप्शन बी है पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है खाद्यान्न के बाजार मूल्य को बढ़ाना, ऑप्शन डी है किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराना। पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 6। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी सही होगा। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसको आइए और इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीडीएस कहा जाता है, भारत के खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों, यानी फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से गेहूं, चावल आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। अब बताएंगे कि उचित मूल्य की दुकानें क्या होती है। तो आप जहाँ भी होंगे, शहर या ग्राम में, तो आपके यहाँ मतलब ये राशन कार्ड पे चावल आपको नहीं मिलता होगा, तो आपके अगल बगल जो भी गरीब परिवार होगा उसको मिलता होगा। तो 2 रुपया 3 रुपया किलो प्रति किलो मिलता है। तो जहाँ से मिलता है उसे ही उचित मूल्य की दुकानें कहा जाता है। ओके, रियायती दरों पर मिलता है और इसमें गेहूं, चावल आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ओके, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा, भूखमरी को कम करना और पोषण स्तर में सुधार करना होता है। हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानूनी अधिकार और अधिनियम प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार नियम 2009, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ऑप्शन सी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण 1986। तो प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर नहीं 7 है, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, भारत में पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFS अधिनियम द्वारा प्रदान किया करता है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए इसके बारे में और कुछ क्लियर करते हैं। NFS 2013 का उद्देश्य पात्र परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा को अधिकार आधारित बनाता है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, अंत्योदय अन्न योजना AAY मुख्यतः किसके लिए प्रारंभ की गई थी? बताइए, किसके लिए प्रारंभ की गई थी? बड़े किसानों के लिए, समृद्ध शरीफ परिवार के लिए, केवल गरीब अत्यंत निर्भर परिवारों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए? AAY अंत्योदय अन्न योजना मुख्यतः प्रारंभ की गई थी किसके लिए? प्रश्न नंबर 8। तो यह सबसे गरीब परिवारों के लिए उपलब्ध कराई गई थी और इसका उद्देश्य था अंत्योदय अन्न योजना का समाज के सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई थी जो अत्यधिक गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। प्रश्न नंबर 9 है, हरित क्रांति कथन और कारण से संबंधित है। हरित क्रांति ने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसका कारण है कि इससे विशेष रूप से गेहूं, चावल में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ऑप्शन ए है दोनों सही है, व्याख्या भी है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन डी है ए गलत है, आर सही है। बताइए उत्तर कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 9 का कथन और कारण को पढ़िए। देखिए, कथन बोल रहा है कि हरित क्रांति ने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जी बिल्कुल निभाई थी। क्यों निभाई थी? कारण में बता रहा है क्यों निभाई थी, क्योंकि इससे विशेष रूप से गेहूं, चावल उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो इस प्रकार दोनों सही है और व्याख्या भी है, ऑप्शन ए सही होगा। हरित क्रांति के कारण HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यानी उच्च उपज वाले बीज। हरित क्रांति के कारण क्या है? उच्च उपज देने वाले बीज, सिंचाई का विस्तार, उर्वरकों का उपयोग, आधुनिक कृषि तकनीकी के माध्यम से गेहूं, चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ा और भारत में खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भर बनने की दशा में बढ़ा था। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है बफर स्टॉक का रखरखाव FCI द्वारा किया जाता है।
ऑप्शन बी है पीडीएस उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करता है। ऑप्शन सी है एमएसपी किसानों के औने पौने दाम पर बिक्री से बचने के लिए घोषित किया जाता है। ऑप्शन डी है खाद्य सुरक्षा केवल खाद्यान्न आयात बढ़ाने में निर्भर करता है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है दिया है, पूछा है ना। तो देखिए भारत में बफर स्टॉक का रख रखाव एफसीआई करता है, तो जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है पीडीएस उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरित किया जाता है, तो जी बिल्कुल, जहाँ पे 2 रुपया और 3 रुपया के माध्यम से मिलता है। ऑप्शन सी है एमएसपी किसानों को औने पौने दाम पर बिक्री से बचने के लिए घोषित किया जाता है, तो जी बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन जो खाद्य सुरक्षा केवल खाद्यान्न आयात को बढ़ाने पर निर्भर करती है, तो जी बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न यही पूछ रहा है ना कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। खाद्य सुरक्षा केवल खाद्यान्न आयात पर निर्भर करती है, मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी होगा। आइए इसे और स्पष्ट करते हैं। देखिए खाद्य सुरक्षा केवल आयात पर निर्भर नहीं करती, इसके लिए आवश्यक है पर्याप्त घरेलू उत्पादन, बफर स्टॉक, पीडीएस, किसानों को एमएसपी, प्रभावी वितरण व्यवस्था, इन सभी के उपयुक्त प्रयासों से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है, दोस्तों बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। जहां ग्रुप बनाए हैं वहां भी शेयर करिए, ताकि हमें इस मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ तो रिस्पांस मिले, ताकि मैं और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने ला सकूं। और दोस्तों हम लोग जो टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आने वाला है उसको टारगेट करके हम लोग एक सीरीज चलाने वाले हैं। इसको 10 से 15 दिन में इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, तो उस सीरीज को सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ओके, तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ कमी है, तो उस कमी को भी बताइएगा ताकि मैं उस कमी को सुधार कर सकूं। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में बफर स्टॉक बनाए रखने का उद्देश्य क्या है। क्या खाद्यान्नों का विदेशों में निर्यात करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, या प्राकृतिक आपदा, फसल खराब होने, मूल्य वृद्धि के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, या आयकर संग्रहण बढ़ाने के लिए, या विलासिता वाले खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ाने के लिए। बताइए भारत में बफर स्टॉक बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेंटेनिंग बफर स्टॉक इन इंडिया। तो जी नहीं, खाद्यान्नों का विदेशों में निर्यात करने के लिए बफर स्टॉक नहीं बनाया जाता है, आयकर का संग्रहण करने के लिए भी नहीं बनाया जाता है, विलासिता वाले खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ाने के लिए भी नहीं किया जाता है। क्योंकि भारत में बफर स्टॉक बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब देश में प्राकृतिक आपदा आ जाए, फसल खराब हो जाए, युद्ध की स्थिति आ जाए, या जैसे कोरोना महामारी आई थी वैसी आपातकाल स्थिति आ जाए, या मूल्य में वृद्धि के समय खाद्य सुरक्षित करना हो जाता है। ओके, किस प्राकृतिक आपदाओं जैसे कोविड, बाढ़, सूखा, फसल खराब होने पर, या मूल्य वृद्धि के समय मूल्य का नियमन करने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। बफर स्टॉक वह खाद्य भंडार है जिसे भारत सरकार सुरक्षित रखती है। इसका उपयोग बाढ़, सूखा, अकाल, उत्पादन में कमी, खाद्यान्न की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के समय इन सब का उपयोग किया जाता है। इससे बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहती है और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 12 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद मुख्यतः कौन सी संस्था करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर खाद्यान्न की खरीद मुख्यतः किन संस्था द्वारा होता है। आरबीआई द्वारा, एफसीआई द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, नाबार्ड द्वारा। ये दोबारा प्रश्न आ गया है क्या, तो एफसीआई द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। एफसीआई किसानों से सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर खरीद, मतलब जो एफसीआई होता है किसानों से सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदते हैं। इसके बाद बफर स्टॉक तैयार करती है एफसीआई, राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है और पीडीएस के माध्यम से वितरण सुनिश्चित कराती है। प्रश्न नंबर 13 है, एमएसपी किसानों को बाजार में मूल्य में भारी गिरावट से बचाता है। इसका कारण है कि यदि बाजार मूल्य एमएसपी के नीचे चला जाता है तभी भी सरकार घोषित एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदती है। तो क्या ऑप्शन कौन सा सही होगा। दोनों सही है, सही व्याख्या है, दोनों सही है, और आर व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। प्रश्न को ध्यान से देखिए, कथन देखिए, उसका कार्य देखिए। क्या एमएसपी किसानों को बाजार मूल्य में भारी गिरावट से बचाता है। तो जी बिल्कुल बचाता है। क्यों बचाता है, क्योंकि यदि बाजार एमएसपी से नीचे चला जाए तब भी सरकार एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदती है। तो दोनों 13 का दोनों सही है और व्याख्या भी है। यदि बाजार में फसल की कीमत एमएसपी से कम हो जाए तो भी किसान को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार एमएसपी पर खरीद करके किसान को न्यूनतम आय का भरोसा देती है। इसी कारण एमएसपी को प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है एमएसपी को, प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म।
प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई का कार्य नहीं है? एफसीआई का कौन सा कार्य नहीं है? खाद्यान्न की खरीद, बफर स्टॉक का रख रखाव, पीडीएस द्वारा खाद्यान्न को उपलब्ध कराना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना। प्रश्न नंबर 14, तो देखिए जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है यानी एफसीआई का कार्य बफर खाद्यान्न का इकट्ठा करना भी होता है, बफर का रख रखाव करना भी होता है, पीडीएस के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का उपलब्ध कराना भी है, लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यह इसकी घोषणा एफसीआई द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। एफसीआई जो एमएसपी होता है, एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा किया जाता है। यह एक हाई लेवल ट्रैक क्वेश्चन है। देखिएगा एफसीआई के कार्य कौन कौन से हैं देख लीजिए, खाद्यान्न को खरीदना, भंडार करना, वितरण करना, और लेकिन एफसीआई की घोषणा मतलब एमएसपी की घोषणा एफसीआई नहीं करती है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा किसी मूल्य नीति की सिफारिश के आधार पर करती है। कौन करता है? सरकार करती है। किसके आधार पर? कृषि मूल्य नीति की सिफारिश के आधार पर। ओके, हमको साइड क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और ध्यान से ऑप्शन को देखिए, प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिए। बताइए, प्रश्न नंबर 15 है, भारत में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था का सही क्रम क्या है? विच सीक्वेंस करेक्ट रिप्रेजेंट इन इंडियाज फूड सिक्योरिटी मैकेनिज्म? ऑप्शन ए है एमएसपी एफसीआई द्वारा खरीद, फिर बफर स्टॉक, फिर पीडीएस के माध्यम से वितरण, या ऑप्शन बी है पीडीएस पहले, उसके बाद एमएसपी, इसके बाद बफर स्टॉक, उसके बाद खरीद। ऑप्शन सी है बफर स्टॉक, एमएसपी, खरीद और पीडीएस। ऑप्शन डी है प्रोक्यूरमेंट, फिर इंपोर्ट प्लस एमएसपी प्लस बफर स्टॉक। बताइए भारत में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था का सही क्रम कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 15 है। तो देखिए भारत में खाद्य सुरक्षा का व्यवस्था का सही क्रम, सबसे पहले एमएसपी जारी किया जाता है। एमएसपी जारी होने के बाद एफसीआई एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीदती है, उसके बाद उसका बफर स्टॉक करती है, और एफसीआई ही पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न को पहुंचाती है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का प्रकार इस प्रकार कार्य करती है। फर्स्ट स्टेप में क्या करती है? एमएसपी की घोषणा करती है, और सेकेंड स्टेप में एफसीआई किसानों के माध्यम से किसानों से एमएसपी पर खरीदती है। कौन? एफसीआई। और स्टेप 3 पर जो होता है वो खरीदे गए खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाती है, और स्टेप 4 में आवश्यकता अनुसार पीडीएस के माध्यम से गरीब परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाया जाता है। और यही एनसीईआरटी का फॉलोइंग चार्ट है। और एनसीईआरटी हमें एनसीईआरटी को आधार बनने का मुख्य पर्पज मेरा यही है, क्योंकि वर्तमान समय में एनसीईआरटी को ही आधार बनाकर संस्थाएं जो आयोग हैं अपने प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं और आंसर मान लें, इसलिए हमें एनसीईआरटी को प्रीफर करना पड़ेगा। ओके, तो बताइए भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार होता है? तो 4 स्टेप में होता है। सबसे क्या होता है? सबसे पहले एमएसपी घोषित की जाती है, यानी सरकार द्वारा एमएसपी घोषित की जाती है। उसके बाद एफसीआई किसानों से एमएसपी को खरीदता है खाद्यान्न को, और उसके बाद खाद्यान्न को जब खरीद लेता है तो खरीदे गए खाद्यान्न को बफर स्टॉक बनाया जाता है, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार पीडीएस के माध्यम से गरीब परिवारों तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से भारत में खाद्य सुरक्षा फूड इनसिक्योरिटी असुरक्षा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है बड़े उद्योगपति, ऑप्शन बी है भूमिहीन कृषि मजदूर और निराश्रित लोग, ऑप्शन सी है उच्च आय वाले सरकारी अधिकारी, ऑप्शन डी है कृषि उत्पादों के निर्यातक। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, क्योंकि कृषि उत्पादों के निर्यातक को ये नहीं है। देखिए अब इन तीनों में उत्तर बताइए। खाद्य सुरक्षा असुरक्षा के प्रति अधिक असंवेदनशील वर्ग कौन सा है? प्रश्न नंबर 16। तो देखिए बड़े उद्योगपति तो नहीं होंगे और उच्च आय वाले अधिकारी भी नहीं होंगे, इसमें भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं है, कृषि मजदूर और निराश्रित लोग आएंगे, अधिक संवेदनशील होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार निम्न वर्ग खाद्य असुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जैसे भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, शहरी दिहाड़ी मजदूर, निराश्रित और वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति। इनकी आय अनिश्चित होने के कारण पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, मौसमी भूख सीजनल हंगर मुख्यतः किससे संबंधित है? पूरे वर्ष भर भोजन की लगातार कमी, ऑप्शन बी है वर्ष भर में विशेष मौसम में रोजगार की कमी, और ऑप्शन सी है खाद्यान्न का अधिक उत्पादन, ऑप्शन डी है उच्च साक्षरता दर। बताइए जो मौसमी भूख है यानी सीजनल हंगर है, इसका संबंध किससे है? क्या पूरे जीवन भर भोजन लगातार कमी रहना? जी नहीं। खाद्यान्न के अधिक उत्पादन? जी नहीं। ऑप्शन उच्च साक्षरता दर? जी नहीं है। इसका संबंध किसी विशेष
मौसम में रोजगार की कमी, यानी जो मौसमी रोजगारी पाई जाती है भारत में कृषि क्षेत्र में, उसी से संबंधित है। मौसमी भूख यानी सीजनल हंगर किससे संबंधित है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से। तो वर्ष के किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार की कमी के कारण मौसमी हंगर यानी मौसमी भूख यानी सीजनल हंगर संबंधित है। सीजनल हंगर यानी मौसमी भूख तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों में काम व आय उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे कृषि मजदूरों को फसल के बीच के समय काम नहीं मिलता है और निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को वर्षा ऋतु में काम कम मिलता है, तो उसी में सीजनल हंगर होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बता दें, जैसे जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ या उत्तर भारत में धान की रोपाई का मौसम चल रहा है, तो इसमें मजदूरों को रोजगार मिलेगा, लेकिन फिर निराई गुड़ाई में मिलेगा, लेकिन कुछ लंबे अवधि के बाद के समय तक इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, फिर कटाई के समय मिलेगा। ऐसे कर के जो बीच में गैप हो रहा है दिहाड़ी मजदूरों के लिए, उसे सीजनल हंगर कहा जाता है। और फिर वैसे ही जैसे राजमिस्त्री हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो सभी मौसमों में लगभग उन लोगों को काम मिलेगा, लेकिन बारिश के मौसम में निर्माण कार्य कम होता है, जिससे उन लोगों को कम मतलब काम मिलेगा, जिससे उन्हें भी सीजनल हंगर का सामना करना पड़ता है। ओके, हमको आशा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न को देखिए, दीर्घकालीन भूख क्रोनिक भूख मौसमी भूख की तुलना में अधिक गंभीर होती है। ओके, इसका कारण है दीर्घकालीन भूख पूरे वर्ष भर कम आय, पर्याप्त भोजन खरीदने की असमर्थता के कारण होती है। ऑप्शन ए दिया है, दोनों सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन बी है, दोनों सही है व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए सही है और ए गलत है और आर सही है। प्रश्न कौन सा उत्तर सही होगा बताइएगा। प्रश्न को देखिए ध्यान से पहले। क्या दीर्घकालीन जो हंगर होता है और मौसमी भूख की तुलना में, यानी दीर्घकालीन भूख मौसमी भूख की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं? तो जी, दीर्घकालीन भूख का मतलब होता है मतलब पूरे जीवन कम आय के कारण भूखे रहना, तो वही दीर्घकालीन भूख मौसमी भूख की तुलना में अधिक गंभीर होता है। तो जी बिल्कुल, मौसमी तो किसी विशेष मौसम में ही भूखों की समस्या होती है, लेकिन जो दीर्घकालिक भूख होते हैं वो वर्ष भर मतलब भूख की मारामारी रहती है। और इसका कारण क्या है कि दीर्घकालिक भूख पूरे वर्ष भर कम आय और पर्याप्त भोजन खरीदने में असमर्थता के कारण होती है। तो जी बिल्कुल, दोनों सही है और दोनों व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्रोनिक हंगर यानी दीर्घकालिक भूख पूरे वर्ष बनी रहती है। इसका मुख्य कारण है लगातार काम, कम आय और अत्यधिक गरीबी है। जबकि सीजनल हंगर केवल कुछ महीनों के लिए होती है। इसमें क्रोनिक हंगर अधिक गंभीर मानी जाती है। ओके, क्रोनिक मतलब होता है दीर्घकालिक। प्रश्न नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी देश की खाद्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकती है? सूखा बाढ़, स्थिर कृषि उत्पाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एक्वेट बफर स्टॉक। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कौन सा सही होगा? कौन सी स्थिति देश की खाद्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकती है? तो जी, जो सूखा होता है, बाढ़ होता है, वह किसी भी देश के खाद्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं कृषि उत्पादन घटाती हैं, खाद्यान्न की उपलब्धता कम करते हैं, कीमतें बढ़ाती हैं, खाद्य असुरक्षा बढ़ती है। इसी कारण बफर स्टॉक में पीडीएस की व्यवस्था बनाई गई है। प्रश्न नंबर 20 है। देखिए, प्रश्न देखने में बड़ा है, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न को कहानी के माध्यम से समझ करके आंसर कर ले जाएंगे। प्रश्नों को देखकर, बड़ा देख करके आप लोग भाग्य नहीं, क्योंकि हमें बड़ा प्रश्न लाने का मेन मकसद है, क्योंकि वर्तमान समय में बड़ा प्रश्न ही पूछा जा रहा है। जैसे यूपी हम लोग टीजीटी देखे हैं, पीजीटी देखे हैं या अन्य टीचिंग एग्जाम जो भी देखे हैं, तो उसमें प्रश्नों की जो आकार बड़ा है, तो इसीलिए मैं छोटे और बड़े दोनों का मिक्स करके ला रही हूँ, ताकि प्रश्न छोटा आए या बड़ा आए आप लोग करके लेकर सही कर ले जाएं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 20 है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है। एक गांव में भीषण बाढ़ आ गई, कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई तथा अनेक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई। सरकार ने बफर स्टॉक से खाद्यान्न जारी कर पीडीएस के माध्यम से वितरण किया। सरकार की इस कार्रवाई की सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या था? बताइए क्या था। ऑप्शन देखिए, खाद्यान्न निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है आपातकाल स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करना। ऑप्शन सी है बाजार मूल्य बढ़ाना या ऑप्शन डी है कृषि उत्पादन कम करना। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एक कहानी दिया गया है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्न लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिया है कि गांव में भीषण बाढ़ आ गई, तो क्या है, एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें भारी गिरावट आएगी। यदि बाढ़ आ जाएगी तो कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आना ही आना है, जिससे अनेक परिवार की आजीविका प्रभावित होगी ही होगी। तो सरकार ने जो बफर स्टॉक बनाया है, इसमें खाद्यान्न जारी करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्या किया था, वितरण किया था। तो सरकार की इस कार्रवाई को उपयुक्त में से क्या क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य क्या खाद्यान्न को निर्यात बढ़ावा करना था? तो जी नहीं,
बाजार का मूल्य बढ़ाना था? जी नहीं। कृषि उत्पादन कम करना था? जी नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य था आपातकाल स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या है? आपातकालीन स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी होगा। प्रश्न देखने में भले ही बड़े हैं लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न लगाने में कोई गलती या मतलब परेशानी हो ही नहीं सकती। यह प्रश्न एनसीईआरटी के वास्तविक कंसेप्ट पर आधारित था। जैसे बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा के समय बफर स्टॉक से खाद्यान्न निकाला जाता है, पीडीएस के माध्यम से प्रभावित परिवारों तक पहुंचाया जाता है और इसमें भूख, खाद्य संकट, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायता भी मिलती है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एवं गर्भवती धात्री महिला के पोषण स्तर में सुधार के लिए कौन सा चलाया गया था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, मनरेगा, पीएमएवाई। बताइए क्या चलाया गया था? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती या धात्री यानी जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? बताइए। प्रश्न नंबर 21 है, देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये किसानों से संबंधित है, मनरेगा रोजगार से संबंधित है, किसान आवास योजना ये सोशल वेलफेयर यानी आवास से संबंधित है, लेकिन जो एकीकृत बाल विकास सेवा यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS है यही इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ICDCS कार्यक्रम में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार के लिए मुख्य रूप से चलाया गया था। ICDS भारत की सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण पोषण योजनाओं में से एक है। इसके प्रमुख लाभार्थी हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती स्त्रियां, धात्री यानी स्तनपान कराने वाली महिलाएं। इस योजना के अंतर्गत पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच, प्री स्कूल शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रश्न नंबर 22 है, पीएम पोषण योजना पूर्व नाम इसका था मिड डे मील स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? पीएम पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है? गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना, बच्चों को पोषण में सुधार लाना एवं विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना। ऑप्शन सी है ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देना। ऑप्शन डी है कृषि निर्यात बढ़ाना। क्या बताइए, ये आप लोगों के पेपर में नहीं आएगा, टीजीटी पीजीटी जीआईसी में नहीं पूछा जाएगा। ये सभी प्रश्न उनका लेवल जो क्वेश्चन आंसर का लेवल है उसमें लेवल थोड़ा नीचे है, लेकिन मैं उसी को आधार बनाकर अपग्रेडेड प्रश्नों को शामिल की हूँ ताकि एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और हम लोग का तैयारी भी बेहतर हो जाए। ओके, आप लोग डाउट में मत रहिए और जो भी वीडियो देखिए शुरू से अंत तक देखिए। तो बताइए पीएम पोषण योजना जो मिड डे मील स्कीम था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। प्रश्न नंबर 22, तो इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना एवं विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना था। ऑप्शन बी सही होगा। पीएम पोषण स्कीम जिसका पूर्व में नाम मिड डे मील स्कीम था, इसका उद्देश्य था बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, कुपोषण कम करना, विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ाना और ड्रॉप आउट दर कम करना। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश करिए। देखिए कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है खाद्य सुरक्षा का पोषण सुरक्षा से घनिष्ठ संबंध है, यानी खाद्य सुरक्षा का पोषण सुरक्षा से घनिष्ठ संबंध है। इसका कारण दिया है क्यों घनिष्ठ संबंध है? क्योंकि खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की मात्रा न बल्कि उसकी गुणवत्ता, पोषण मूल्य से संबंधित है। बताइए। प्रश्न नंबर 23, ऑप्शन ए दिया दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है व्याख्या नहीं कर रहा है, ए सही है आर गलत है, आर सही है ए गलत है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? क्या खाद्य सुरक्षा का पोषण सुरक्षा से घनिष्ठ संबंध है? तो जी बिल्कुल है। और क्यों है? क्योंकि खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की मात्रा ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता एवं पोषण मूल्य से संबंधित है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ए सही होगा। यदि भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो लेकिन उसमें आवश्यक पोषक तत्व न हो तो व्यक्ति कुपोषित रह सकता है। इसलिए आधुनिक अवधारणा के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है पर्याप्त भोजन, सुरक्षित भोजन, पौष्टिक भोजन, सभी के लिए भोजन। ये भी प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो पर्याप्त भोजन, सुरक्षित भोजन, पौष्टिक भोजन और सभी के लिए भोजन। प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है यह पात्र परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखता है। ऑप्शन बी है यह खाद्य सुरक्षा के अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है। ऑप्शन यह बड़े किसानों के लिए बनाया गया है, यह खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है। कौन सा सही नहीं है? तो जी देखिए यह पात्र को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। जी ऑप्शन सही है। यह खाद्य सुरक्षा का आधिकारिक आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, ये भी सही है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है, ये भी सही है। लेकिन NFS जो है
इसके लिए यह बड़े किसानों के लिए बनाया जाता है, ये नहीं सही है। और इसमें नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। यह केवल बड़े किसानों के लिए बनाया गया है, यह नहीं सही हो सकता है। देखिए NSF का मुख्य उद्देश्य होता है पात्र एवं कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। यह केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि पात्र लाभार्थी के परिवारों के लिए लागू किया कानून है। प्रश्न नंबर 25 है, दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे व्यापक उपाय कौन सा है, बताइए। केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, केवल खाद्यान्न आयात करना, उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्रभावी वितरण, पोषण कार्यक्रम, रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन। ऑप्शन डी है उचित मूल्य की दुकानों को बंद करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कौन सा उपाय है, तो देखिए केवल जहाँ लग जाए ना तो वो नेगेटिव सेंस देने लगता है, तो ये कट जाएगा। ये ऑप्शन सी सही होगा कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्रभावी वितरण, पोषण कार्यक्रम और रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन है इसका व्यापक उपाय है। ऑप्शन सी सही होगा। खाद्य सुरक्षा केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए सुनिश्चित नहीं होती है, इसके लिए आवश्यक है पर्याप्त उत्पादन होना चाहिए, प्रभावी पीरियड्स होना चाहिए, बफर स्टॉक होना चाहिए, पोषण योजनाएं जैसे ICDS, PM पोषण, रोजगार, आय, गरीबी में कमी, यही समग्र फूड सिक्योरिटी मॉडल है। प्रमुख योजनाएं जैसे ICDS बच्चों एवं माताओं को पोषण, PM पोषण स्कूल में पौष्टिक भोजन, NFS 2013 खाद्य सुरक्षा कानूनी अधिकार, PDS रियायती खाद्यान्न वितरण और PCI FCI खरीद एवं बफर स्टॉक। अब रहा ये आज का 26वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर उत्तर देने की कोशिश करिए। देखिए प्रश्नों को देखकर घबराइए नहीं, ओके। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर अपने आप आ जाएगा। भारत में एक राज्य में भीषण सूखा, फसल उत्पादन में भारी गिरावट आई, खाद्यान्न की कीमत बढ़ गई, अनेक गरीब परिवारों को भोजन खरीदने कठिनाई होने लगी। सरकार को बफर स्टॉक से खाद्यान्न जारी कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण किया। सरकार की इस कार्रवाई का उपयुक्त उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न का निर्यात बढ़ाना या आपातकाल में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं कीमत स्थिर रखना। ऑप्शन है कृषि उत्पादन कम करना, या ऑप्शन डी है विलासितापूर्ण खाद्य उपभोगों का बढ़ावा देना। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या दिया है यही ना कि भारत के एक राज्य में भीषण सूखा पड़ गया है, आपातकाल स्थिति है, और सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा, उत्पादन में गिरावट आएगी ही आएगी, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएगी, गरीब परिवारों को भोजन खरीदने में कठिनाई होगी, और इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक की व्यवस्था की है। तो वो बफर स्टॉक से खाद्यान्न जारी करके उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से, जो कोटेदार होते हैं उन्हीं के माध्यम से उद्देश्य किया जाता है। मतलब सरकार इस कार्रवाई करती है, वितरण करती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न निर्यात को बढ़ावा देना जी नहीं है, उत्पादन को नहीं। ये आपातकाल में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कीमतों को स्थिर रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। बफर स्टॉक का उपयोग केवल खाद्यान्न वितरण के लिए नहीं बल्कि कीमतों को नियंत्रण करने और संकट के समय खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, कारण और कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ जाने से खाद्य सुरक्षा सुरक्षित नहीं होती। क्या दिया है? केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ जाने से क्या खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? नहीं। इसका कारण क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रभावी वितरण, क्रय शक्ति, पौष्टिक भोजन तक पहुंच पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन दिया है दोनों सही है, व्याख्या है दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, ए गलत आर सही है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न को एक बार और ध्यान से देख लीजिए। केवल खाद्य उत्पादन बढ़ने से खाद्य सुनिश्चित नहीं की जाती जी, नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? कि खाद्य सुरक्षा प्रभावी वितरण, क्रय शक्ति, पौष्टिक भोजन तक पहुंच पर निर्भर करता है जी, दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए, मिलान करने वाला है। बताइए FCI से क्या होता है, MSP से क्या होता है, PDS क्या होता है, NFS क्या होता है। तो देखिए FCI से प्रोक्यूरमेंट एंड बफर स्टॉक, FCI यानी 1, MSP से मिनिमम प्राइस फार्मर 2, PDS से क्या होता है, सब्सिडी फूड डिस्ट्रीब्यूशन 3, NF से लीगल राइट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, यानी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए सही है। FCI खरीद एवं बफर स्टॉक होता है, MSP किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, PDS रियायती खाद्यान्न वितरण और NFS खाद्य सुरक्षा कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 29 है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। खाद्य सुरक्षा में भोजन की उपलब्धता, पहुंच, वरीयता शामिल है जी, होती है। पोषण युक्त खाद्य महत्वपूर्ण है जी है।
खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की मात्रा से संबंधित है? जी नहीं। पीडीएस बफर जैसी नीतियां खाद्य सुरक्षा मजबूत करते हैं? जी, तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी सही होगा, 29 का सी। यानी खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की मात्रा नहीं बल्कि भोजन की गुणवत्ता, पोषण, उपलब्धता, पहुंच, क्रय शक्ति, इन सभी पर आधारित होती है। आज का रहा ये अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश करिए। भारत में खाद्य सुरक्षा अध्याय का केंद्रीय संदेश निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बताइए। खाद्य सुरक्षा केवल आयात पर से प्राप्त की जाती है? खाद्य सुरक्षा केवल कृषि उत्पादन पर निर्भर होती है? देखिए, केवल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे निगेटिव सेंस देने लगेगा। और खाद्य सुरक्षा केवल ग्रामीण के लिए महत्वपूर्ण है? तो जी गलत है। देखिए, खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त उत्पादन, प्रभावी खरीद, प्रॉपर स्टॉक, कुशल वितरण, पोषण एवं सभी के लिए भोजन पहुंच आवश्यक है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, ये है इसका व्याख्या, देख लीजिए। अब ये बता दें दोस्तों कि कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 9th में 4 चैप्टर थे, कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी क्लास 10th में 5 चैप्टर हैं, उसको हम लोग 5 दिनों में कवर कर लेंगे। ऐसे ही करके 11th और 12th का भी कवर करेंगे। हमको आशा है कि इस जुलाई माह में हम लोग का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग प्यार और दुलार दिखाइए वीडियो पे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और हमें मोटिवेशन मिलेगा। कोशिश करिए जितना हो सके उतना कमेंट करिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए। और यदि कुछ कमी लग रही है हमारे पढ़ाने में, तो आप बेझिझक बिना रोक टोक के आप हमें सुझाव दे सकते हैं। मैं उसे एक्सेप्ट जरूर करूँगी। यदि मेरे में वास्तव में कमी होगी तो मैं उसे सुधार जरूर करूँगी। चलिए, क्लास 10th एनसीईआरटी यदि आप क्लास देखना चाहते हैं तो लिखिएगा क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज। ओके, कल आएगा आप लोगों के कमेंट के हिसाब से, कल क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1। और हम चैप्टर को बस एनसीईआरटी को नहीं कवर कर रहे हैं, बार बार बता रही हूँ, इसके माध्यम से आप लोगों का सिलेबस भी कवर हो रहा है। ठीक, और ये भी बताइएगा क्या आप लोगों को सिलेबस किस मतलब टीजीटी पीजीटी किस का सिलेबस चाहिए? यदि सिलेबस चाहिए तो टीजीटी का चाहिए तो टीजीटी सिलेबस लिखिए, पीजीटी का चाहिए तो पीजीटी सिलेबस करके लिखिएगा, ताकि मैं उसका वीडियो बना सकूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग मन लगाकर पढ़िए, आगे बढ़िए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और कहा जाता है ना कि सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन रोज मेहनत करने वाले बहुत कम होते हैं। तो आप उन लोगों में शामिल होइए जो रोज सरकारी नौकरी का सपना भी देखे और रोज मेहनत भी करे, ताकि आप सभी से ऊपर रहें। थैंक यू।